हिमाचल, एक राजस्थान में थोड़ा सा ये पहले भी लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे 5-7 सीट का, वो एक नजर आएगा आपको। सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक में जो सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि उनको सबसे बड़ा झटका लग सकता है, कर्नाटक को उन्होंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया और कर्नाटक को बहुत अच्छे से रिटेन कर लिया, एटलीस्ट एग्जिट पोल्स ऐसा बता रहे हैं सारे पोल्स। तीसरी बात जो मुझे नजर आती है कि उस साउथ इंडिया में जो प्रधानमंत्री की मेहनत थी, जो बार बार उनके दौरे थे, बल्कि सबसे ज्यादा दौरे थे, वो कहीं ना कहीं डिविडेंड लाते नजर आ रहे हैं। जब आपको केरल में और तमिलनाडु में बीजेपी का 1 से 3 तक का खाते खुलते नजर आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ जो उनका गठबंधन है वो भी नतीजे दे रहा है। तो कुल मिलाकर 400 पार वाली बात तो मुझे नहीं लगती कहीं से, और मुझे नहीं लगता कि एनडीए 400 पार जा रहा है। लेकिन मैं लगातार कहता रहा हूं, आपके चैनल पे कहता रहा हूं, हर बार कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और देश दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी जो इनकी पुरानी टैली थी, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में 62 सीट प्राप्त की थी 2019 में और देश में 303, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि दोनों ही संख्या में वृद्धि हो गई है। यूपी में भी आगे जाएंगे, भले 1 सीट आगे जाए, और जाहिर है देश में तो इनको 303 में मान के चल रहा हूं कि इससे ज्यादा जाएंगे। 400 वाली बात थोड़ी सी मुझे रेटरिक लगती है, चुनावी नारा लगता है। मुझे नहीं लगता कि खुद भाजपा को भी इस पे यकीन होगा, लेकिन उन्होंने एक अपना नैरेटिव सेट कर दिया और लोग उसी पे बहस करने लगे कि हम देखते हैं 400 पार कैसे जाएंगे। बात तो 272, 273 की होती है, लेकिन उन्होंने नैरेटिव चेंज करके 400 में ले गए। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो इस चुनाव की आपको नजर आ रही है वो साउथ पर हो पाए बीजेपी की। रतन मनी जी, आपसे जान लेते हैं। हालांकि देखिए, अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जो अपनी यात्रा शुरुआत की थी, उन्होंने तो साउथ से उन्होंने की थी, और जब उस यात्रा की शुरुआत हुई भारत जोड़ो, तो ये कहा गया था कि ये मान लीजिए कि साउथ में बीजेपी का जो जनाधार है वो खत्म ही हो जाएगा, यानी कि जो कांग्रेस है वो बहुत स्ट्रांग इस वजह से हो जाएगी। और वहीं पिछले कुछ दिनों के अगर हम चुनावों की बात करें और यहां तक कि सर्वे की बात भी हम कर लें, तो ये भी देखा गया कि पूर्वी से दक्षिण के कुछ ऐसे रहे हैं जिसमें बीजेपी का जनाधार थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। चाहे उसमें हम कर्नाटक को ले लें या फिर तेलंगाना को ले लें, थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन ये भारत जोड़ो वाला जो फैक्टर है और इसके साथ ही जो बीजेपी की स्थिति बेहतर होने का फैक्टर है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट पड़ते हैं। तो बीजेपी किस तरीके से निकल के सामने आएगी इन चुनावों में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो दक्षिण से लेके और उत्तर तक गई थी, उसके दौरान इन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत अच्छी कर ली, लोगों से मिल के, थोड़ा पैदल चल के और तमाम तरह के मौसम को फेस करते हुए। लेकिन अपनी यात्रा के दौरान वो लोगों से मिलने के बाद कोई ऐसा नया संदेश नहीं दे पाए कि उनके पास भारत को, भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को, बिल्कुल, कुल मिलाकर जिस तरीके से एक बड़ा सवाल यहाँ पर 400 पार का बना हुआ है और कितनी बीजेपी के पास सीटें आती है। राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, आपसे एक सबसे अहम सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, जो हर चरण में एक मुद्दा बदलता दिखाई दिया है, इस बदलते मुद्दे का बीजेपी को क्या फायदा होता दिखाई दे रहा है? एग्जिट पोल में बीजेपी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि इन चुनावों में मुस्लिमों को लेकर अपनी राय ज्यादा रखी है, चाहे बात मुस्लिम आरक्षण की जाए या फिर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए ध्रुवीकरण को लेकर की जाए। राजकुमार जी, लेकिन इसमें एक बात और एड ऑन करूंगी मैं यहाँ पर, राजकुमार जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी दीपशिखा ने यहाँ पर कहा है कि घेरने की कोशिश जरूर की गई है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष ने इस पिच पर खेलने की कोशिश की। लालू यादव की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने जाहिर है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया था, लेकिन बीजेपी ने उसे तुरंत अपने आड़े हाथों लिया और उसका इस्तेमाल कर लिया। देखिए, बिल्कुल इस बार अगर हम बात करें तो जो एक मुद्दा शुरू से ही इस पूरे चुनाव में चला है, वो विपक्ष ने शुरुआत की कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई तो संविधान में संशोधन कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इसी को लेकर जब आगे बढ़े इंडिया गठबंधन के लोग, तो उसमें फिर बीजेपी की ओर से ये काउंटर किया गया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उल्टे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो मुसलमानों को आरक्षण में लाना चाहते हैं। तो ये एक मुद्दा तो रहा, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, या जैसे कि ट्रेंड हम एग्जिट पोल में देश में भी देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं तो बीजेपी को मुझे लगता है कोई खास नुकसान नहीं होने जा रहा है और उसी स्थिति में खड़ी है जिस स्थिति में 2019 में थी। उसका कारण भी है क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके बावजूद उन दोनों को सिर्फ 15 सीट मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, 62 बीजेपी और 2 अपना दल एस की थी, अनुप्रिया पटेल की। तो इस बार चूंकि बीएसपी और सपा साथ नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ है, तो उनका अगर थोड़ा सा वोट बढ़ा है, जैसे हम कहते हैं मुसलमानों ने एक साथ होकर वोट किया है, थोड़ा सा बीजेपी को डेंट कह सकते हैं कि
दलितों की तरफ से भी हल्का सा वोट उधर शिफ्ट हुआ, लेकिन उतना नहीं, उतना ही कमोबेश ये सब जाके हो पाया जितना बीएसपी और समाजवादी पार्टी जब एक थे। तो इसके चलते कोई बहुत बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा। बीएसपी बिल्कुल खत्म से एक तरह से हो रही है, जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, जो हम उत्तर प्रदेश में देख भी रहे थे इन चुनावों में। समाजवादी पार्टी जरूर कुछ बेहतर करती हुई दिख रही, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 सीटें थी पिछले बार। इस बार मुझे लगता है जो एग्जिट पोल अभी तक आ रहे हैं 15 से 20 के बीच में कहीं वो लोग रुक रहे हैं जाके। कांग्रेस का कुछ खास नहीं है, रायबरेली सीट उनके पास जाएगी, इस तरह की हम लोग को इन्फॉर्मेशन है। अमेठी में मुकाबला कड़ा है और एक सहारनपुर में कांग्रेस अच्छा लड़ रही। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी वहीं खड़ी है जहां पर 2019 में थी। 60, 62, 63 कुछ ऐसी सीटें हो सकती हैं उनकी। और जो इश्यूज थे, जरूर उत्तर प्रदेश में नए मुद्दे थे इस बार। राम मंदिर एक मुद्दा था, इसके अलावा बाबा का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ जी की जो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, जो माफियाओं पर शिकंजा कसा उन्होंने, वो एक मुद्दा था। और विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव का पीडीए एक मुद्दा था। अखिलेश यादव ने, इसमें कोई शक नहीं, टिकट बहुत अच्छे बांटे थे इस बार, जिसका हमें दिखाई भी पड़ रहा, उनकी संख्या 5 से बढ़ रही है जो पिछले चुनाव में थी। लेकिन बीजेपी की ओर से भी बहुत स्ट्रेटेजिकली सीट टू सीट उन्होंने काम किया। आप जौनपुर की सीट को देखें तो कैसे धनंजय सिंह को बीजेपी ने अपनी ओर किया। इसके अलावा अगर आप गाजीपुर में देखें तो नारद राय को, जो समाजवादी पार्टी के, उनको कैसे अपनी ओर लाए। बस्ती में राजकिशोर सिंह को उन्होंने अपनी ओर किया। तो बीजेपी दरअसल इस पूरे चुनाव में एक एक सीट पर स्ट्रेटेजिकली भी काम कर रही थी। पॉलिटिकली तो काम चल ही रहा था, चुनाव के हिसाब से तो काम चल रहा था, लेकिन जो प्रबंधन है वो बीजेपी का बेहतर रहा, और जो इस चुनाव में हमें देखने को फिलहाल एग्जिट पोल में मिल रहा है। चलिए ठीक है अरुण जी, अब आप बताइए, एग्जिट पोल तो बीजेपी के हक में, लेकिन कितनी सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आपके अनुसार? जी, मेरे हिसाब से बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। ये बात अलग है, जो बसपा ने चुनाव अकेले लड़ा है, बसपा ने कहीं ना कहीं भाजपा का ही नुकसान किया है। जो वोट, दलितों का वोट भाजपा को जाता, वो भाजपा को नहीं गया, वो बसपा को सीधे ट्रांसफर हुआ है या फिर वो कांग्रेस को गया है। ऐसे में भाजपा को काफी नुकसान होता दिख रहा है। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि अब नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और ही बता रहे हैं। लेकिन ये बता सकते हैं नुकसान की वजह क्या रहेगी? अगर मुद्दों की बात की जाए तो किन मुद्दों पर ये चुनाव? देखिए, चुनाव में जो कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि ये संविधान बदलने जा रहा है। संविधान बदलने पे पूरा दलित समाज एकजुट हो गया और उसने बीजेपी के एंटी वोट किया, और जो बीजेपी को हरा रहा है उनका वोट उधर ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे में वोट कांग्रेस और गठबंधन को गया है, भाजपा को वोट कम जाता दिखाई दिया है। बिल्कुल, देखिए रतन मनी जी, इस बार बयानबाजी का दौर खूब रहा है और विपक्ष की तरफ से, जैसे कि अरुण जी ने बताया, कि एक बात बार बार कही जा रही थी कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है क्योंकि उसका उद्देश्य संविधान बदलने का है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि अगर संविधान ही बदलना होता तो अब तक बहुमत में ही रहे हैं, बदल ही लेते। जाएगा या संविधान बदलना चाहिए, इस तरह के बयान कुछ इक्का दुक्का नेताओं की ओर से आए थे कि अगली बार हमारी सरकार बनी तो हम संविधान बदलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना आसान और इतना हल्का मुद्दा नहीं है कि कोई पार्टी चुनाव होने से पहले ही अनाउंस कर दे कि अगली बार हम जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे, क्योंकि संविधान को लेकर देश के सभी लोगों के प्रति एक काफी उनके लिए सेंसिटिव इशू है। तो मुझे लगता है अगर बदलना होगा तो भी कोई पहले से नहीं बताएगा, और उसके लिए पार्लियामेंट सेशन में एक पूरा प्रक्रिया है वो फॉलो की जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ये एज ए नैरेटिव, ये बात समाज के कई वर्गों में पहुंच गई, और कई लोगों ने अपने रिस्पांस में, जैसे पूछा गया कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे उनके दिमाग में थे उसमें एक ये भी था कि ये पार्टी की सरकार अगर अब की बनी तो ये लोग संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और ये दो बातें समाज के कुछ वर्गों को काफी प्रभावित की होंगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। और अगर बीजेपी का नुकसान कुछ जगहों पे होता है, जैसा कि हम सबके, चलिए ठीक है रतन मनी जी, लौटेंगे आपके पास में, तो आपको बता दें कि कह रही हैं सटीक नतीजे क्या है, सटीक विश्लेषण क्या है, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी, यानी कि बीजेपी एनडीए के अगर दल की बात करें तो एनडीए 67 सीटें जीत रहा है। वहीं 2019 की अगर हम